student, as you know that my name is Harpreet Kaur and I welcome you all on this online learning platform TV School. So as you know, this is your first live doubt clearing session. So this is your first live doubt clearing session in which I'll take your doubt regarding chapter number 1, which is chemical reaction and equation. I have got many doubts and queries regarding this subject or this chapter. तो we'll clear one by one. तो before I start my doubt clearing session, कुछ चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है? I want to share few things with you. The first one is कि जब भी आपको पता है कि जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जाता है that is very good, ठीक है? तो 99% तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से देख रहा है तो उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? 99%. चलो मान लो कि 1% अगर नहीं होता देन वी आर हेयर फॉर यू, ठीक है? तो ये डाउट क्लियरिंग सेशन है, दिस इज ऑल्सो एन इंटर रिएक्शन बिटवीन यू एंड अस, ठीक है? ताकि आप इस जर्नी में आपको ये अकेला ना समझे अपने आप को, ठीक है? तो ऐसा ना लगे कि यार इन्होंने हमें वीडियो प्रोवाइड कर दी है और क्या है उसके बाद हमें छोड़ दिया है अपने हाल पे, नहीं. तो यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे, हर एक पाथ पे आपकी जितनी भी जर्नी होगी, जब तक कि आप अच्छे रैंक से इसको क्लियर नहीं कर पाते हो तब तक हम आपके साथ हैं, ठीक है? तो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स और बहुत अच्छे रिजल्ट आपके आए आगे, तो हम यहाँ पे हैं आपके लिए. उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें जो है हमारी तरफ से आपके लिए पूरी सिंसेरिटी और लॉयल्टी है. तो आपको भी हमें कुछ रिवर्ट में करना है. वो क्या करना है, जब भी आपने वीडियो देखनी है होल्ड अ कॉपी एंड पेन इन योर हैंड, ठीक है? तो आपको बहुत बार ऐसा लगेगा देखते हुए वीडियो कि यह तो बहुत आसान है, हो जाता है, आसान ही होता है, बट कुछ वक्त बाद भूल जाते हो. तो ताकि आप उसको ना भूलें, एक बार उसको लिखना है साथ साथ कि जो भी करते हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन है, एलिमेंट का नाम है, उसका एटॉमिक नंबर है, मासेस है, मैनी थिंग्स, ठीक है? फॉर्मूले करेंगे फिजिक्स में और भी बहुत सारी टर्म्स हम यूज़ करेंगे, बायो के चैप्टर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं. आपने साथ साथ लिखते जाना है अगर कोई भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया जाता है. फाइन. इसके 2 फ़ायदे हैं आपको. फ़ायदा 1 क्या है कि आप इसको जब भी आपने जैसे कि आज लिखा है तो मान लो थोड़े दिन बाद आप एक लुक दोगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी. सिमिलर वे से जब आप लास्ट में जाओगे तो आपके पास एक नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है? तो दूसरा रीज़न ये है कि आपके एक नोट्स प्रिपेयर होंगे. जब वो नोट्स होंगे आपके पास तो फाइनल में बहुत ही क्विक रिवीजन जो है आपकी हो जानी है इससे, ठीक है? तो जब भी आपने वीडियो देखना है, सिर्फ देखना नहीं है, उसको एक लेसन की तरह आपने अपने नोटबुक में भी नोट करते जाना है, ठीक है? यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना? अगली बार जब वीडियो देखोगे तो कैसे देखनी है आप लोगों ने? चलो आप अपने डाउट यहाँ पे भी डाल सकते हो, साथ साथ लिखते जाओ ताकि मेरे को थोड़ी याद आ जाए कि आपने क्या क्या करना है. वैसे तो मेरे दिमाग में है अभी. तो करें हम स्टार्ट, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे को जो पहले डाउट आया था वो पहले लेते हैं, ठीक है? तो पहले मेरे को एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि मैम मुझे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो है डाउट आ रहा है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से चरणप्रीत का था, हाँ चरणप्रीत का था. तो रजे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या इंडोथर्मिक रिएक्शन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बहुत 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 ईजी है. हाँ जी रिडॉक्स भी करेंगे. गाइस गिव मी सम टाइम, एक 1 by 1 हम सब करने वाले हैं, ठीक है? डोंट पैनिक, सबके लेके जाऊंगी, चाहे थोड़ा टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लूँ, पर आपके सबके डाउट लेके जाने वाली हूँ. तो सबसे पहले तो है कि हमें बताया था डाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो रजी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि 2 रिएक्टेंट को हम ज्वाइन करते हैं, उसका एक प्रोडक्ट बन जाता है. प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एक क्या है, एनर्जी भी रिलीज होती है. जहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो का मतलब है एग्जिट कर देना, बाहर निकालना, ठीक है? तो कई बार आप ना जब भी केमिस्ट्री में भी हम लैब में, अगर आप इन फ्यूचर जाके आगे फर्दर स्टडी करते हो तो लैब में, हाँ जी मनप्रीत, उसमें बाद में आते हैं SO4 वाले पे. तो जब भी आप यहाँ पे क्या बोल रही थी मैं, हाँ,
तो जब भी आप दो रिएक्टेंट को करते हो कंबाइन, यानी कि जब भी आप लैब में काम करोगे तो दो जो रिएक्टेंट है उनको क्या करते हैं, आपस में कंबाइन कर देते हैं। जब भी आप कंबाइन करते हो तो कुछ हीट जो है वहाँ से निकलती है, ठीक है, कुछ हीट जो है वहाँ पे निकलती है। तो आप क्या करते हो कि जब भी आपने, जैसे मैंने दो कोई लिक्विड डाल दिए या कोई मिक्सचर बना रही हो, तो मैं फील करूँगी कि दो लिक्विड डालने के बाद ना टेस्ट ट्यूब ना हल्की सी गर्म होने लग गई है। वो गर्म कहाँ से हो रही है, हमने तो दो ही लिक्विड डाले थे। दैट मीन वो लिक्विड आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ एनर्जी हमें दे रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। जब इस पे हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट या फिर इसको ग्लूकोज भी बोल सकते हो या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्यों, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं उस कंपाउंड को बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो दिस इज कार्बोहाइड्रेट। और इसको ग्लूकोज भी बोला जाता है जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये हमारे जो अंदर डाइजेशन की जो बात हो रही है उसको हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी डाइजेशन होती है, यू फील, हमारी बॉडी में जो काम करने की एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, वो इस सेक्शन से देखोगे। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो हमें देती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो क्या होता है, ग्लूकोज से हमें जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी हमें मिलती है। अब जब भी एनर्जी मिलेगी तो हम इस वाली रिएक्शन का नाम दे देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। विल नेम दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आया आपको चरणप्रीत? इट इज क्लियर, इट इज क्लियर टू यू कि जब भी एनर्जी जो है निकलेगी, यानी कि आपने सिर्फ, अगर आपको मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है पेपर में, तो आपको बोल लो कि बताओ कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक है या इंडो। हाँ, आने वाले पे हम करते हैं चरणप्रीत, साथ साथ दूसरी भी करते जाएंगे। और एक बच्चे को बैलेंसिंग में डाउट था, इज शी प्रेजेंट, शी और ही, आई डोंट नो, तो किसी को था बैलेंसिंग में डाउट। तो रजी इतनी सारी एग्जांपल ना करनी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डाउट क्लियरिंग सेशन है, ठीक है। अगर इन केस आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो इसके बाद हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको एक छोड़ के 3-4 एग्जांपल बता दूंगी, बट अभी जो है इस टाइम पे हम सबके डाउट लेके चलना है, ठीक है ना। तो अगर मेरे को लास्ट में टाइम मिला तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी, एक और एग्जांपल देंगे, अगर बीच में भी हो पाया तो मैं दे दूंगी, ठीक है। तो रजय यहाँ पे पहले तो एक बैलेंसिंग का बच्चे ने बोला था, यहाँ पे मैं इसी रिएक्शन के साथ आपको बैलेंसिंग बता देती हूँ। तो बैलेंसिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम जो इस साइड पे है, यानी कि राइट हैंड साइड पे है, वो इक्वल होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। या फिर बैलेंसिंग का दूसरा पर्पस क्या है कि जो मास है वो कंजर्व होना चाहिए। कंजर्व मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। तभी ये क्या है, इक्वेशन है, मास लॉ, मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगी, तो तभी इसको बैलेंस बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसको दो तरह से याद रख सकते हो, नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए, तो अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे तो उनके मासेस भी इक्वल हो ही जाएंगे दोनों तरफ पे, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर दूसरी तरह भी कर सकते हो कि जो यहाँ पे क्या है, जो अपना यहाँ पे क्या है, मासेस जो है वो क्या हो, इसके इक्वल हो, यानी कि अगर हाइड्रोजन यहाँ पे है जितने, उतने ही यहाँ पे होने चाहिए, कार्बन जितने हैं यहाँ पे उतने ही यहाँ पे होने चाहिए, ऑक्सीजन जितने यहाँ पे हैं उतने ही यहाँ पे होने चाहिए। तो लेट्स चेक कि ये जो है ठीक है कि नहीं। तो रजी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बन 6 है, तो बेसिकली जो बैलेंसिंग का प्रोसेस है वो क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड से होने वाला है, ठीक है। तो बैलेंसिंग जो है वो हिट एंड ट्रायल से होने वाली है। हाँ मनप्रीत, यहाँ पे बैलेंसिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग जो है हिट एंड ट्रायल से होती है, यानी कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, ठीक है। तो अपने दिमाग से ये प्रैक्टिस के साथ आएगी। एक मैं आपको बताती हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिस के साथ खुद करनी है। तो यहाँ पे रजे देखो, जब भी आपने बैलेंसिंग करनी है, पहला स्टेप ये ध्यान में रखना है कि ये जो केमिकल फॉर्मूला है इसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कार्बन कितने हैं,
एक है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो पहले इसको इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये लो 6 हो गए, ठीक है, ये 6 तो हो गए पर ये सारा फॉर्मूला भी गया, ठीक है। दिस इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कंपाउंड तो गलत हो गया। तो ऐसा कुछ हरकत नहीं करके यानी बैलेंसिंग जब भी करनी है तो यहाँ पे जब 6 है हम क्या करेंगे, इसके आगे जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि उसके पीछे। पहली चीज़ तो यही ध्यान में रखनी है, आपने जो भी फॉर्मूला है उसको ऑल्टर नहीं कर देना, ठीक। तो यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कार्बन 6 करने के लिए यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 6 लगा देंगे, ठीक है। तो अब आप बोलोगे मैम कार्बन तो 6 है, अब तो आपने ऑक्सीजन भी बढ़ा दी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, मैं ऑक्सीजन को अलग तो कर नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है हमारा, तो इसको तो अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यानी कि ऑक्सीजन बढ़ गया। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया तो हमें इधर भी ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो चेक करिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 2, यानी कि 8, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 6 to 12, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितने हैं, एक यहाँ पे भी तो है। तो इसको क्या करना है, हमने इन सबको ऐड करते जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप एक बात और कर सकते हो कि मैम हम यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इसके आगे भी लगा सकते हैं, चाहे तो इसके आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर को, पर यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसको पहले ही कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 6 तो हो ही चुका है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 6 लगाते हैं तो देखो अब कहाँ कितने हो गए यहाँ पे, तो यहाँ 6 to 12 हो गए, यहाँ पे 6 to 12 हो गए, ये 6 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 to the 12, है ना। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 to the 12, और ऑक्सीजन भी 6 हो गए, तो 6 ऑक्सीजन भी हो गए, 12 हाइड्रोजन भी हो गए, और हमारे पास कार्बन भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका बैलेंसिंग आ गई है कि हमने क्या करा, 6 ऑक्सीजन एटम है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 वाटर है, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको ये। मैम व्हेन वी राइट फॉर्मूला ऑफ SO4 वी राइट 4, ओके, ये इस पे आते हैं बेटा, मनप्रीत ये SO4 वाला करते हैं बाद में। तो रजी बैलेंसिंग तो है ना, बेसिकली एक तो आपकी बैलेंसिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे 1 by 1 स्टेप, जैसे आपकी बुक में मेंशन है कि पहले इस पर बॉक्स बना लो, फिर उसको एक को मल्टीप्लाई कर लो, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई कर लो, वो मेथड भी फॉलो कर सकते हो, या तो ये सिर्फ एक मैथ की तरह ही है ना। तो मैथ है तो सिंपल, आप देखो कि कहाँ पे कितनी है, मल्टीप्लाई ही तो करना है, कुछ और तो कर नहीं रहे यहाँ पे। मनप्रीत आपको कुछ क्लियर हुआ रजय? मनप्रीत आप ना 1-2 और एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि मनप्रीत एक ईजी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप मैग्नीशियम को ले रहे हो ऑक्सीजन के साथ, अगर आप रिएक्ट करा रहे हो तो अच्छा चरणप्रीत, ये किसी बच्चे ने बोला था कि एंडोथर्मिक की रिएक्शन दो, तो यहाँ पे एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक, ओके रजिक, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे एनर्जी डेल्टा क्या है, एनर्जी दे रहे हैं, अगर एनर्जी दे रहे हैं दैट मीन वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी हियर, तो यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ओके। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब हम मिलाते हैं और बर्निंग करते हैं, यानी कि हीट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब जब यहाँ इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 1, ठीक है, तो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस, पर यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, तो दिस इज नॉट बैलेंस, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे भी 2 बनाने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, अगेन पीछे नहीं 2 लिख के आ जाना, ऐसे करके नहीं आना, ठीक है, इसको आगे लिखना है, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई करनी है फॉर्मूला को ऑल्टर नहीं करना। अगर कोई किसी को आदत है कि फॉर्मूले को ऑल्टर कर रहा है तो इसको बॉक्स बना के ही करो फिर, ठीक है। तो इसको पहले बॉक्स में रख लेना ताकि याद रहे, इसके साथ पंगे नहीं लेने हमने, समझ गए हो ना। तो 2 क्या है, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम अब 2 आगे आ गया, तो अब तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए, यहाँ पे 1 है, तो फिर दिस इज अगेन बैलेंसिंग, तो फिर से दिक्कत आ गई।
तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे भी 2 कर दिया। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आप ऐसे 1 बाय 1 स्टेप वाइज करना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू, क्योंकि पेपर में जब आप इतने एग्जाम में बैठते हो ना, तो उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन डालना है, बैलेंस करके बताओ। ठीक है, तो वहाँ पे एक एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं रहती, आपने जस्ट बैलेंस इक्वेशन लिखो, यू विल गेट द मार्क। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे आपको वो मिल जाएंगे। तो वो स्टेप वाइज करना है, आप पे है, गलत नहीं है वो भी। थोड़ा सा आप आराम आराम से चलते हो, अगर नई दिक्कत हो रही है आपको तो वो फॉलो करो 1 बाय 1 वाला। ठीक है, अगर आपको लगता है इजी है, हो जाएगा, तो इसको फॉलो कर लो। ठीक है ना, मनप्रीत क्लियर हुआ आपको बैलेंसिंग का? अजय, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आना ही है इसमें से फाइनल में, हाँ इसमें से क्वेश्चन आने ही वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में था, काफ़ी बच्चों को दिक्कत है ना, तो उसको चलो डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो रजे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखा आ सकता है एग्जाम में कि रिडॉक्स रिएक्शन की एक एग्जांपल दो, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपने पहले तो बताना है कि रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस। एग्जांपल इज एज फॉलो, कोई एग्जांपल देख के बता देना है। ठीक है, तो एक तो बता देना है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि बताओ कि इनमें से कौन सा जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसमें कौन सा क्या है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर की एग्जांपल लेते हैं। कॉपर को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो यू विल गेट कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसके साथ बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो दैट मीन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर 2 हो गए, तो कॉपर की बैलेंसिंग गड़बड़ होगी, तो यहाँ पे भी अब क्या करना पड़ेगा, 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 2, तो यहाँ पे करना पड़ेगा, दिस विल योर रिएक्शन। तो ये बैलेंसिंग भी होगी साथ के साथ। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द रिएक्टेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो वाली रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन क्या है, ऐड हो रही है कॉपर के साथ। लाइक यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है ये। ठीक है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा और बनाया कॉपर ऑक्साइड, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीडेशन इज, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसके साथ ही, ऑक्सीडेशन इज व्हाट, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बोर्ड इज क्लियर टू यू, दिख रहा है ना? तो ऑक्सीजन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलर वे से अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो कार्बन कॉपर ऑक्साइड बना है, कॉपर ऑक्साइड को हम रिएक्ट कराने वाले हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, तो जब यहाँ पे इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया गया, व्हाट वी विल गेट कि कॉपर जो है उसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा और ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो जाएगा, H2O वाटर के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो चल रही है, रिडक्शन चल रही है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन। और इसमें क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो इसने एडिशन कर ली ऑक्सीजन की, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हैव यू गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ कि जो कॉपर है अगर तो वो ऑक्सीजन ले रहा है तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो हाँ, एक तो ये हो गया। और एक रिएक्शन हमने ये करी कि अगर कॉपर ऑक्साइड को हम आगे फर्दर रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर तो अपनी ऑक्सीजन को लूज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है,
बट जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो अगर आपसे ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ कि जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड तो रिड्यूस हो रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले ली है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड जो कॉपर है वो क्या है, रिड्यूस हो रहा है, तो देयर इज अ रिडक्शन। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके चल लेते हैं। एक और एग्जांपल लिया, इट इज सफिशिएंट। रजी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया सबको? अगले क्वेश्चन पे चलें। तो रजी अगले क्वेश्चन पे मूव कर रही हो। हाउ विल वी शो इन एग्जाम दैट एलिमेंट इज रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज? रजी सिंपल सी बात है, देखो अगर तो ऑक्सीजन निकल गई उससे तो हम बोलेंगे कि वो रिड्यूस हो गया है। तो अगर क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया है। तो आप बहुत सिंपल से बता सकते हो। अर्जुन क्लियर हुआ कि अगर कोई भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन लग गई है तो वो क्या हो गया, यानी कि प्रोडक्ट में जिसने ऑक्सीजन ले ली है वो ऑक्सीडाइज है, जिसने अपनी ऑक्सीजन छोड़ दी है वो रिड्यूस हो गया है। अर्जुन क्लियर हुआ? रजे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। चरणप्रीत मैंने बताया आपको, क्लियर नहीं हुआ क्या आपको? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक और कौन से थे? हाँ जी रजे, ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आप जो है ये वाली काफ़ी डिटेल में आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, और ये दोबारा से भी आपने क्लियर कर ही लिया है। तो नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन था किसी बच्चे का, हाँ, कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो आपस में क्या है, सनलाइट में है, रिएक्ट करते हैं अगर सनलाइट हो। अगर सनलाइट नहीं होती तो कोई रिएक्शन नहीं होती, कि ऐसे कोई रिएक्शन नहीं है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो रिएक्शन पॉसिबल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक बच्चे का ये क्वेश्चन था, मेरे को नाम नहीं याद। अर्जुन रजे क्लियर हुआ आपकी? हेलो, ओके रजे, ठीक। रजे चरणप्रीत इंडोथर्मिक सिंपल है बच्चे, जब आप एनर्जी पहले ही दे रहे हो ताकि कंपाउंड बन सके, ठीक है, तो इसमें कोई भी एनर्जी निकलने नहीं वाली। जैसे कि आप चाय बना रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं चाय में पानी लूँ, पत्ती डाल दूँ, दूध डाल दूँ, तो सारे एलिमेंट उसमें मिक्स कर दिए, ठीक है, पर मैं उसको हीट ही नहीं कर रही, तो क्या चाय बन जाएगी आपकी? नहीं, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम, चाय को बनाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो भी हम उसको भी ले सकते कि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमें तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दे सकते हो, कई रिएक्शन में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो, कई बार सनलाइट देते हो, कई बार हम बर्निंग करते हैं। तो एनर्जी किसी भी टर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई मटेरियल ऐसे होते हैं कि हम उनको मिलाते हैं और अपने आप निकल जाती है हीट, तो उसको तो हम एक्सो बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक है। पर कई होते हैं कि ऐसे कंपाउंड होते हैं या ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं पर उनको बिना हीट किए कोई भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कि आपको चाय बनाने के लिए गैस को ज़रूरत पड़ेगी ही, हीट देनी ही पड़ेगी उसको, तो वो भी तो इंडोथर्मिक ही हुई ना। चरणप्रीत पता चला रजी आपको? चलो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है वो क्या कह रहे हैं कि सनलाइट में इंटररिएक्शन, जो उनकी रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। सॉरी, जब सनलाइट नहीं होती तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सनलाइट है तो वो क्या है, HCl जो है फॉर्म कर देते हैं। तो ये फॉर्मेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रीज़न ये है रजे, जब भी सनलाइट पड़ती है तो अगर तो सनलाइट नहीं होती, आपको पता है कि कोई भी दो एटम है वो आपस में एक बॉन्ड के साथ ही जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जब भी सनलाइट आएगी तो वो क्या करेगी, इसका बॉन्ड ब्रेक कर देगी। जब इसका बॉन्ड ब्रेक कर देगी और क्लोरीन का भी जो बॉन्ड होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, तब अब ये क्या है, अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है, अपनी अलग अलग फॉर्मेशन में आ चुके हैं। तो ये क्या होता है, इसके साथ कंबाइन हो गया, ये इसके साथ कंबाइन हो गया। पर अगर एनर्जी ही नहीं है, सनलाइट अगर है ही नहीं, तो इनके बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। अगर इनके बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होंगे तो ये दूसरे के साथ क्यों फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। कई नए बॉन्ड का बनने के लिए पुराने बॉन्ड का जो टूटना है वो ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पुराना टूटेगा तभी नया बनेगा,
तो पुराना कैसे टूटेगा, वो एनर्जी जो है इसको प्रोवाइड करेंगे ताकि इनके अंदर का जो बॉन्ड है, बॉन्ड जो है आप बहुत डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, हम कार्बन में पढ़ेंगे डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो है बॉन्डिंग आप सिंपली इनको बोल दो कि एक उनके बीच का जोड़ है, ठीक है। कैसे जुड़े होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देके ये जुड़ते हैं। तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अगर सनलाइट इसको एनर्जी दे रहा है तभी ये ब्रेक होगा। अगर ये ब्रेक होगा, इनके जो एनायन के टाइम बनेंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करके HCl बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं किस बच्चे ने पूछा था, पर मेरे दिमाग में अभी आया कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को नाम नहीं याद बच्चे का। अच्छा मनप्रीत, SO4 वाले पे चलते हैं। रजी जी HCl वाला क्लियर हो गया आप लोगों को? मेरे को याद ही नहीं आ रहा कौन सा बच्चा था वो HCl जिसने क्वेश्चन करा था, ग्रुप में आया था ये मैसेज मेरे को। तो रजी अगर क्लियर हो गया तो ठीक है। अर्जुन आपने पूछा था HCl वाला, ओके चलो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि नया बॉन्ड तभी बनेगा जब पुराना ब्रेक होगा। पुराना ब्रेक करने का काम जो है यहाँ पे सनलाइट कर रहा है। सनलाइट क्या करेगा, इनको हीट एनर्जी देगा। जब हीट एनर्जी इतनी मिल जाएगी कि वो यहाँ पे क्या है बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो आयनिक फॉर्म कभी भी स्टेबल नहीं होती, इनको कोई ना कोई चाहिए होता है कि वो पेयर अप कर सके, ठीक है। तो फिर वो करेंगे अगले वाले की तलाश करेंगे। तो अगला उनको मिल गया क्लोरीन भी यहाँ से, तो इन्होंने HCl बना ली, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फिर ये वाली फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ जी मनप्रीत आपका चलते हैं। तो रजी SO4 वाला जो है ना, आपका जो क्वेश्चन था, पहले तो मेरा क्वेश्चन मेरे को बताओ कि मैं जो सोच रही हूँ यही क्वेश्चन आपने पूछा था। आपने बोला था कि SO4 जो है उसकी वैलेंसी जो है मैम 2 है, पर वो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन हो रहा है। इज दिस द क्वेश्चन मनप्रीत? यही क्वेश्चन था आपका? हाँ जी। तो राजी यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात तो SO4 जो है ना वो SO4 2 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिस एग्जिस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो है एनायन है जो बहुत ही अपने अलग से फॉर्मेशन लेके चलते हैं। तो SO4 नहीं होता, ये SO4 2 होता है, 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। पहली बात ये यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि S जो है यानी कि सल्फर है। सल्फर कौन से नंबर पे होता है? इट इज़ ऑन 16 नंबर। तो इसके जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप बोलते हो कि इसकी तो वैलेंसी मैम 2 है, क्योंकि यहाँ पे इसका आता है 3s2 3p6, दिस इज द है ना कॉन्फ़िगरेशन इसकी। तो 3p4 सॉरी 3p4 3s2 एंड 3p4। तो रजी 3p4 मतलब कि उसके जो उसके पास आप बोल रहे हो कि 2 ही मैम खाली, तो वो तो 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे, फिर ऑक्सीजन के साथ 4 क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि जो सल्फर है उसके यहाँ पे वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी है उसकी 2 नहीं है, वो क्या कर रहा है अपनी ऑर्बिटल को एक्सटेंड कर लेता है बाय 2। तो यहाँ पे 6 ये ना आप जब ये क्वेश्चन जो है आप जब नेक्स्ट लुईस स्ट्रक्चर पढ़ोगे आगे वाली क्लासेस में, तो यहाँ वहाँ पे जाके आपकी इसकी क्लैरिटी ज़्यादा होगी। रजे रेस्पिरेशन सिस्टम में जो है एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है बॉडी में, तभी आप काम कर पा रहे हो ना, तो वो एक्सोथर्मिक हुई क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मनप्रीत यहाँ पे क्या है रजे, कई कई कंपाउंड या कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपने ऑर्बिट की जो वैलेंसी है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, यानी कि उसके पास आगे खाली डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। अगर आप sp डी ऑर्बिटल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हो तो p के बाद उसके पास डी ऑर्बिटल जो है खाली पड़ा हुआ है, तो वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे शिफ्ट करके अपने पास इतनी वैलेंसी बना लेता है। तो क्या करता है कि 4 ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को अनपेयर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 है, तो उसके साथ जब 4 जो है ऑक्सीजन आके लगते हैं तो 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज रहता है। तो मेरे को नहीं पता आपको ये कितना समझ आ पाएगा, क्योंकि आपके टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इसमें sp डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो आपने अभी तक करा है कि नहीं करा है।
उसके अलावा यहाँ पे एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो और चार्जेस की भी बात हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर की भी बात हो रही है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। पर यहाँ पे जो चीज़ करने वाली है, वीडियो इज़ नॉट क्लियर। जी ये तो मनप्रीत आप अभी के लिए ना, कृपाल मेरे को नहीं पता बाकियों को क्लियर है रजय। मनप्रीत आप अभी के लिए तो इसको एक तरह से समझ लो, पर यहाँ पे जो हो रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि मान लो कि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे पेयरिंग होती है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल में जब शिफ्ट कर देता है तो उसके पास ज़्यादा वैलेंसी हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैपेबल है ज्वाइन करने के। नंबर 1, इस वाले स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम जो है डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब आप बोलोगे कि डबल और सिंगल क्या होता है, ये मैं आपको 4th चैप्टर में बताऊंगी, अच्छे से क्लियर करेंगे वहाँ पे। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो शायद समझ आ गया होगा आपको। मनप्रीत कुछ क्लियर हुआ आपको मैं जो बोल रही हूँ? तो यहाँ पे मनप्रीत आपने जो बात याद रखनी है ना, यहाँ पे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वैलेंसी 2 है तो 2 ही ऐड होंगे। तो क्या करता है, कई बार कई एटम अपनी वैलेंसी को या अपने ऑर्बिट हैं एक्सटेंड कर लेती हैं, यानी कि अपनी जो इलेक्ट्रॉन है उनको अगले वाले में, इसके बाद उसके पास खाली ऑर्बिटल होगा जो डी वाला होता है, तो वहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं। अगर वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो उसके पास 4 पेयर अप होने के लिए जो जगह बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए इतना समझ लो। आई थिंक ज़्यादा पढ़ोगे ना फिर इसका आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि इसके लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर का थोड़ा सा करना पड़ेगा, और डबल सिंगल बॉन्ड का करना पड़ेगा, चार्जेस का करना पड़ेगा यहाँ पे, तो फिर ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो इतने में मैं आपको इतना ही क्लियर कर पा रही हूँ। आई होप ठीक है, इतना ठीक है ना मनप्रीत। चलो नेक्स्ट में अगर मेरे को मौका मिला तो मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूँगी। ओके, और कोई डाउट तो नहीं रहता किसी बच्चे का? जैसे मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ? एक तो बैलेंसिंग में दिक्कत थी, बैलेंसिंग हमने करके देखी है, उसके बाद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हमने करके देखा है। तो रजे इसमें ना जो चैप्टर में आपने बेसिकली पता क्या करो, इसको लर्न करने का जो तरीका है, 5 टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिसोसिएशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, और अपने रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबकी एक एक अपनी एग्जाम्पल लिखो और उसको याद करो। याद करना मतलब एक बार ही पढ़ लो, ठीक है। फिर जब भी आपने रिएक्शन याद करनी, रिएक्शन तो होता है कि भूल जाते हो, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल नहीं है ना, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बन गया या ऑलरेडी रिएक्टेंट हमने डाल दिए हैं उन्हीं को अब याद करना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप याद करते हो, एक नोटबुक में आपने एक एक अपना सारा सेंटेंस लिख लेना है। तो यहाँ पे रजत जो ऑक्सीडाइज कर रहा है एलिमेंट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जो रिड्यूस कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पे जो आपने जब भी इसको करना है तो इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन करनी है। कॉम्बिनेशन में आपने क्या, कोई 2 रिएक्टेंट आपने जोड़े हैं तो एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। सेकंड है अपनी डिसोसिएशन रिएक्शन, यानी कि एक है रिएक्टेंट और फर्दर ऑन वो क्या कर रहा है, कईयों में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ब्रेक हो रहा है, उनका एक से ज़्यादा में ब्रेक हो रहा है, तो 2-3 उसके प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो डिसोसिएशन रिएक्शन होगी। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है आगे, सिमिलरली आपकी जो है डबल डिस्प्लेसमेंट आती है, और इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आती है। तो ये 4-5 रिएक्शन ही तो है, यहाँ पे एक एक सबकी याद करके रख लो सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। इतना तो अभी के लिए करना स्टार्ट करो ताकि आप धीरे धीरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सको। तो रजे अभी क्लियर है सबको? रजे कुछ छूटा तो नहीं है मेरे से? किसी की क्यूरी या डाउट अगर मैं लेना भूल गई हूँ तो मेरे को बताओ। रजी एवरीथिंग इज क्लियर ना? जो भी हमने आज करा है सब आपको क्लियर है? चरणप्रीत कोई दिक्कत है रजी आपको? ओके चलो ठीक है। अगर आपको अब कुछ भी समझ आया है या मेरा आना यहाँ पे ठीक है, फिर इसका मतलब सफल रहा है ये लाइव सेशन। आपके कोई भी डाउट होते हैं आप मेरे को बाद में भी पूछ सकते हो। अगर आपको ज़रूरत हो कि मैम इसकी थोड़ा सा कुछ और बता दो, तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप करना है, आपने ग्रुप में ही करना है, ठीक है।
तो ग्रुप में मैसेज करना है। तो जब भी मैं फ्री होंगी मैं आपको कॉल करके आपका डाउट क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो आपने अब मैंने जैसे शुरू में बोला था, इस जर्नी में अपने आप को अकेला नहीं समझना, हम आपके साथ हैं, विल क्लियर ऑल योर डाउट। बट आपने सिंसियरिटी दिखानी है कि आपने जो भी करना है, जितने भी वीडियो आप ले रहे हो वो क्या करने हैं, अच्छे से आपने लिखनी है साथ साथ, क्योंकि जो अपना साइंस का सब्जेक्ट है ना, ऐसा है कि आपको लिख के ही याद होगा, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। प्रेसिपिटेशन हाँ, थैंक यू सो मच रजे। मेरे को भी आप लोगों से बात करके, आप लोगों के डाउट क्लियर करके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। चरणप्रीत, प्रेसिपिटेशन रजे, जब भी आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो ना, तो जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, आप क्रिस्टलाइजेशन का जो टेक्निक है ना, किसी भी सब्सटेंस को प्योर करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो हमें पता है बहुत सारे कंपाउंड इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले पानी के साथ उसको मिक्स कर देते हैं, उसके बाद उसको फिल्टर कर देते हैं ताकि फिल्टर के थ्रू उसकी कुछ इम्प्योरिटी तो निकल जाए। आफ्टर दैट जो रह जाता है हमारे पास फिल्टर वाला, उसको हीट अप किया जाता है। हीट करने के बाद कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कुछ कुछ कंपाउंड होते हैं जो एक दिन के लिए छोड़े जाते हैं, तो उसके बाद ना छोटे छोटे वाइट कलर के हो सकता है या फिर कोई और कलर के सॉलिड से बन जाते हैं, जो नीचे जो होते हैं आपके कंटेनर के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, जिसको आप फिल्टर आउट करके निकाल सकते हो। जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, नीचे बैठ जाते हैं, उसी को आप प्रेसिपिटेशन बोलते हो, ठीक है। ठीक है चरणप्रीत, समझ आया रजे। तो यानी कि जो जैसे कि छोटा सा कुछ भी बच गया ना लास्ट में, तो उसी को आप प्रेसिपिटेशन बोल सकते हो। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। रजे करें, एंड करें फिर इस सेशन का। यू आर वेलकम रजे। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको पढ़ के, है ना। आपको लगेगा नहीं कि अब आप अकेले हो, हम हैं आपके साथ और आपने बस पढ़ना है, खूब पढ़ना है, और वी आर हेयर विद यू एट ईच एंड एवरी स्टेप। हाँ जी रजे, मनप्रीत बोलो। तो रजे, जैसे आपको पता है जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है, एसिड बेसिस पे है। तो हमने इसी तरह से, आपने मेरे को पहले तो आपने सारा पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बना लेना, अपने देख लेना, जहाँ पे भी दिक्कत है मेरे को पहले बताना है, ताकि जब हम यहाँ पे आए, वी आर हैविंग अ डाउट ऑलरेडी, तो उसके बाद क्लियर करना क्या है, ईजी रहता है, ठीक है ना। तो मेरे को पता रहेगा किस वाले टॉपिक को कितना टाइम देना है। अगर एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि मैम ये वाला क्वेश्चन ना हो नहीं पा रहा, ठीक है, समझ नहीं आ रहा, तो वो भी आप मेरे को पहले ही सेंड करोगे, ताकि उसका अच्छा आंसर आपको जो है बताया जा सके यहाँ पे। रजे, फेरिक और फेरस में जो डिफरेंस है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस होता है। फेरस में जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। फेरिक में जो होती है वो क्या होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो उसके लिए फिर से आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर हम डालते हैं ना, जैसे यहाँ पे इसकी 2 नेगेटिव हमने चार्ज डाला हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने का ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो भी आप आने वाले में करोगे तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आपके लिए इतना याद रखो कि इसकी जो ऑक्सीडेशन है फेरस की 2+ होती है, और फेरिक की जो होती है 3+ होती है। रजे, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है, दिस डाउट इन दिस चैप्टर। रजे, ये वाला चैप्टर तो फिनिश अप हो गया ना चरणप्रीत। अब जो आएगा नेक्स्ट एसिड और बेसिस वाले में हम डाउट लेंगे, तो उसके डाउट आपने पहले ही मेरे को शेयर कर देने हैं जब भी आपका नेक्स्ट है। यू हैव द टाइम टेबल ना, जितना भी अपना करा हुआ है डाउट क्लियरिंग सेशन का टाइम टेबल आपको पहले ही मिल चुका है, तो उससे पहले मेरे को आपने भेज देनी है, मतलब एक दिन पहले तक तो भेज देनी है। इलेक्ट्रोलिसिस रजे पूजा, इलेक्ट्रोलिसिस ये होता है कि जब भी कुछ होते हैं कंपाउंड, इलेक्ट्रो आयंस बनाने होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट पास करते हैं। तो करंट क्या करता है, आयन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। यानी कि मान लो कि हमारे पास जो है यहाँ पे ना सॉल्ट डाला हुआ है। सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ तो सोडियम के आयन अलग बन जाते हैं, क्लोरीन के आयन अलग बन जाते हैं। तो ये जो आयन में ब्रेक हो जाता है ना विद द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। रजी, क्लियर हुआ पूजा कि करंट पास करके हमने एनायन और कैटायन बना देने हैं, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर देना है लाइक दिस, कि उसकी जो ये आपको विजिबल है ना, सोडियम आयन प्लस जो है क्लोरीन के आयन बना देने हैं। ये हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। पूजा रजे, क्लियर है आपको? तो रजे एंड करते हैं फिर इसको। चलो ठीक है, वेरी गुड रजे।
तो मैं अब इसको एंड कर रही हूँ, ठीक है। तब तक के आप अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ। बाहर का नहीं खाना आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा बाहर का मन बंद करो, क्योंकि मौसम एक तो ठीक नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मास्क पहन के बाहर निकलना है, अगर ज़रूरत हो तभी बाहर निकलना है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, ठीक है रजय। चलो, नाउ आई एम एंडिंग, ओके। चलो बाय बाय।